हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज जिस रॉबरी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसमें ना तो चोरों ने कोई बैंक लूटा और ना ही कोई कार्स चुराई, बल्कि इस बार उन चोरों ने एक बहुत ही बेशकीमती हीरा चुराया, वो भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे टाइट सिक्योरिटी वाले म्यूजियम से। इस बेशकीमती हीरे की कीमत थी 350 मिलियन पाउंड्स, जिसकी कीमत आज के जमाने के हिसाब से लगभग 3600 करोड़ बनती है। इस पूरी चोरी के दौरान पुलिस को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि इन चोरों ने चोरी के लिए जेसीबी ट्रक का इस्तेमाल किया और अपने भागने के लिए पानी में स्पीड बोट्स तैयार कर रखी थी, जो कि चोरी के इतिहास में भागने का एक बहुत ही अजीबोगरीब और अनोखा तरीका था। तो आखिर कैसे इन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया और कैसे ये पकड़े गए, ये जानने के लिए हमें दो और छोटी चोरियों के बारे में जानना होगा जिसे इन चोरों ने अंजाम दिया था। फरवरी 2000 की एक सुबह साउथ लंदन के 9 एम्स में एक साथ कई बॉम्ब धमाके होते हैं, जिससे पूरा 9 एम्स दहल जाता है। बॉम्ब धमाकों के बाद पूरा लंदन शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सबको लगने लगता है कि 9 एम्स में कोई आतंकवादी हमला हुआ है। वहां जगह जगह सड़कों पर आग लगी हुई थी, गाड़ियां पड़ी थी जिन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। लंदन पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंचकर अपनी तहकीकात शुरू कर देती है, मगर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगती है कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड रॉबरी है। इस वेल प्लान्ड रॉबरी के पीछे चोर का असली मकसद था वहां के एक बैंक की कैश वैन को लूटना, जिसमें पूरे 10 मिलियन पाउंड्स थे। इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन चोरों ने एक ट्रक का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा सा लोहे का बैटरिंग रैम लगा हुआ था, जो आगे से बहुत ही नुकीला था और उसका वजन काफी ज्यादा था। उन चोरों का प्लान था कि वो इस बैटरिंग रैम की मदद से उस कैश वैन के दरवाजे को तोड़ेंगे और उसमें से सारे पैसे चुराकर फरार हो जाएंगे। मगर चोरों की किस्मत ने उन्हें इस तरीके से धोखा दिया कि उन्हें अपना ट्रक वहीं छोड़कर भागना पड़ा। इस चोरी के दौरान वो चोर अपने ट्रक में चाबी लगी छोड़कर उसे रोड के किनारे खड़ा करके चले गए, क्योंकि उनके हाथ में काफी वजनी बैटरिंग रैम था। इसीलिए वो चाहते थे कि जैसे ही वो लोग चोरी करके वापस लौटे वो फौरन अपने ट्रक में बैठे और निकल जाए और उन्हें चाबी लगाने में देरी ना हो। इसी दौरान उस रोड पर ट्रैफिक जैम लग जाता है, जिसकी वजह से एक आदमी अपने कार के साथ उस ट्रक के पीछे फंस जाता है। अब वो लगातार ट्रक को आगे बढ़ने के लिए हॉर्न बजाने लगता है, मगर ट्रक में किसी के भी ना होने की वजह से वो ट्रक आगे नहीं बढ़ता है। तब वो कार ओनर गुस्से में अपनी कार से उतरता है और ट्रक के दरवाजे को खोलकर उसमें लगी चाबी निकाल लेता है और ट्रैफिक जाम खुलने पर वहां से चला जाता है। अब चोर अपनी चोरी को अंजाम देकर जैसे ही वापस लौटते हैं वो देखते हैं कि उनके ट्रक का दरवाजा खुला है और ट्रक की चाबी गायब है। ये देखते ही वो सभी चोर बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी पैदल पास में ही एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक बोट पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। वो सभी चोर उस बोट पर सवार होते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, मगर भागने से पहले उन चोरों ने सभी सबूत को मिटाने के लिए उस ट्रक में बॉम्ब लगा दिया था जिसमें वो लोग आए थे। अभी वो लोग बोट से भाग ही रहे थे कि इसी दौरान उस ट्रक में लगा बॉम्ब फट जाता है। वो बॉम्ब इतना पावरफुल था कि उसके आसपास खड़ी कई गाड़ियों के भी चीथड़े उड़ गए और कई लोग घायल भी हो गए। लंदन की पुलिस चोरों के अपनाए इस अनोखे तरीके से बहुत हैरान थी, जो उन्हें चोरी और भागने के लिए अपनाया था। लंदन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब चोर चोरी करने के बाद बोट से भागे थे। अब पुलिस को लगने लगता है कि ये चोर दोबारा चोरी करेंगे और फिर से इसी तरीके से बोट से भागेंगे, और इसीलिए लंदन पुलिस अब बैंक, कैश डिपो और थेम्स नदी पर भी नजर रखना शुरू कर देती है। इस चोरी को हुए 5 महीने बीत चुके थे। तभी जुलाई सन 2000 में पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान एक ट्रक दिखाई देता है जिस पर बिल्कुल वैसा ही नोकीला बैटरिंग रैम लगा हुआ था जिसका इस्तेमाल पहली चोरी में हुआ था। इस बार भी चोरों का निशाना कैश वैन ही था, मगर इस बार पुलिस इस चोरी को रोकने के लिए उन चोरों पर फायरिंग कर देती है, जिसके जवाब में वो चोर भी पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। हालांकि पुलिस ने चोरी को होने से तो रोक लिया, मगर इस बार भी उन चोरों को पकड़ नहीं पाई। वो चोर फिर से एक पास के ही नदी पर पहुंचते हैं और वहां खड़ी बोट में सवार होकर फरार हो गए। अब पुलिस ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुकी थी कि ये वही गिरोह है जिसने 9 एलएम में कैश वैन को लूटा था, और कुछ ही दिनों के बाद इस गिरोह के एक चोर की पहचान पुलिस के हाथ लग जाती है।
इस चोरी के कुछ ही दिनों के बाद क्रेंट क्रिमिनल डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र उस बैटरिंग रैम वाले ट्रक पर पड़ती है जिसकी खबर अखबार में छपी थी। यह ऑफिसर पहले से ही कुछ कार चोरियों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसमें उसे शक था कि इन गाड़ियों को चोरी करके टोंग फार्म पर ले जाया जाता है। अखबार में उस ट्रक की फोटो देखने के बाद वो अपने इंटेलिजेंस डाटा चेक करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसने इस ट्रक को 1 महीने पहले टोंग फार्म पर आते देखा था। टोंग फार्म की देखरेख नाहुम फैमिली करती थी और नाहुम फैमिली का एक मेंबर था जिसका नाम था ली वेनहाम, जिसे पुलिस बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। पुलिस उसे इसलिए जानती थी क्योंकि आए दिन छोटे मोटे झगड़ों की वजह से उसका पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। क्रेंट क्रिमिनल डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर इस बात की खबर 9 पुलिस डिपार्टमेंट को दे देती है, जिसके बाद वो लोग टॉम फार्म और ली वेनहाम पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देती है। कुछ हफ्ते नजर रखने के बाद पुलिस देखती है कि टोंग फार्म पर चोरियों की गाड़ियों को लाया ले जाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें वहां एक पीले रंग का जेसीबी ट्रक भी दिखाई देता है। पुलिस का शक ली वेनहाम पर तब और बढ़ जाता है जब पुलिस उसे लंदन के कुछ क्रिमिनल्स के साथ देखती है। उन क्रिमिनल्स में से एक का नाम था रे बैटसन और दूसरे का नाम था विलियम कोकरैम, जो पहले भी कई चोरियों में सस्पेक्ट थे। और पुलिस इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी कि इस तरह की चोरी को ये दोनों आसानी से अंजाम दे सकते हैं, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस ली वेनहाम के साथ साथ बैटसन और कोकरैम पर भी नजर रखना शुरू कर देती है कि वो लोग फार्म पर कब आते हैं और कब जाते हैं और अपने साथ क्या लाते हैं। इसी दौरान दोनों चोरियों में ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर की पहचान भी हो जाती है। उस ट्रक के ड्राइवर का नाम था ट्रेनेल्स मिलमैन, जिसके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। और जब पुलिस टेरेंस को बाकी तीनों के साथ देखती है तब पुलिस को समझ आ जाता है कि इन चोरों ने मिलकर चोरियों को अंजाम दिया था। अब पुलिस के पास 4 लोगों के नाम थे। पहला बैटसन, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड था। दूसरा कोकरैम, जो उसका साथी था। तीसरा मिलमैन, एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल और ड्राइवर। और चौथा ली वेनहाम, जिसने अपनी जगह का इस्तेमाल किया इस चोरी की प्लानिंग के लिए। फिर आता है 25 अगस्त सन 2000। ये वो दिन था जब इन चोरों से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगता है। 25 अगस्त की दोपहर पुलिस टोंग फार्म के अंदर एक छोटा ट्रक जाते हुए देखती है जिस पर एक बोट पीछे से बंधी हुई थी। ये वही बोट थी जिसका इस्तेमाल ये चोर भागने के लिए किया करते थे। अब पुलिस को लगने लगता है कि वो लोग बिल्कुल सही जगह पे और सही लोगों पर नजर रखे हुए थे और ये चोर फिर से एक नई चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस अगली चोरी की लोकेशन पता नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो अपने खबरियों को इस केस पर लगा देती है। तभी पुलिस के हाथ एक खबर लगती है और वो खबर ये थी कि ली वेनहाम अपनी फैमिली के साथ एक इवेंट में जाने के लिए टिकट्स बुक कर रहा है। ये वो इवेंट था जो लंदन के एक मिलेनियम डोम म्यूजियम में होने वाला था। मिलेनियम डोम लंदन का सबसे बड़ा और सबसे हाई सिक्योरिटी वाला म्यूजियम था, जिसका टिकट बहुत ही महंगा होने की वजह से वहाँ लोग कम आते थे और वहाँ के रिव्यूज भी बहुत अच्छे नहीं थे। मगर इसके बावजूद भी वेनहाम अपनी पूरी फैमिली के लिए उस म्यूजियम का टिकट खरीद रहा था। ये बात पुलिस को बहुत ही अजीब लगती है और उन्हें शक होने लगता है कि ये कोई फैमिली आउटिंग नहीं बल्कि वेनहाम के गैंग की अगली चोरी का लोकेशन है। और पुलिस का ये शक बिल्कुल सही था, क्योंकि उन चोरों की नजर मिलेनियम डोम म्यूजियम के मिलेनियम डायमंड पर थी। इसकी कीमत 350 मिलियन पाउंड्स थी। क्योंकि मिलेनियम डोम बिल्कुल नदी के किनारे था, इसीलिए पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया, क्योंकि ये चोर इससे पहले भी 2 बार बोट से भाग चुके थे और इस बार भी उन्होंने मिलेनियम डोम को इसीलिए चुना था क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे था। अब पुलिस ली वेनहाम और उसकी गैंग पर नजर रखने के लिए पूरे डोम म्यूजियम के कोने कोने में अपने पुलिस ऑफिसर्स फैलाना शुरू कर देती है। सबसे पहले उन्होंने अपने एक ऑफिसर को कैमरा सर्विलांस रूम में बिठा दिया, जिसका काम था कि वो वेनहाम और उसके गैंग के हर मूवमेंट को कैमरे से मॉनिटर करे। अगले ही दिन वो ऑफिसर कैमरे में ली वेनहाम को म्यूजियम के एंट्री पॉइंट की रेकी करते हुए देखता है। वो देखता है कि वेनहाम बहुत ही बारीकी से एंट्री पॉइंट के हर गेट को देख रहा है। अब पुलिस अपने कुछ बंदों को सिविल ड्रेस में म्यूजियम के अंदर लगा देती है, जिनका काम था आने जाने वाले विजिटर में मिल जाना और वेनहाम से कुछ दूरी बनाकर उस पर नजर रखना। इसी दौरान
पुलिस वेनहेम को कई बार म्यूजियम में डायमंड के डिस्प्ले के आसपास आते जाते हुए देखती है, जिससे पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि ली वेनहेम और उसका गैंग हीरा चुराना चाहता है। हालांकि पुलिस अब उन चोरों के प्लान के बारे में जान चुकी थी, मगर कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। इसीलिए पुलिस फैसला करती है कि वो उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ेंगे। इसीलिए पुलिस मिलेनियम डोम म्यूजियम के ओनर से भी मिलकर उन्हें सारी बातें बता देती है और कहती है कि वो लोग चोर को चोरी करने से ना रोके, ताकि पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। पहले तो म्यूजियम के ओनर्स ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और हिचकिचाने लगते हैं, मगर फिर वो पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान जापान के टोक्यो शहर में एक बहुत ही बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली थी, जिसमें मिलेनियम म्यूजियम के बेशकीमती हीरो को भी एग्जीबिशन के लिए जाना था, क्योंकि मिलेनियम म्यूजियम के जो ग्लास डिस्प्ले थे जिनमें हीरे रखे हुए थे वो बुलेट प्रूफ थे और वो किसी भी तरीके की तोड़ फोड़ को आधे घंटे तक झेल सकते थे। इसीलिए पुलिस को लगने लगता है कि ये चोर इन हीरो को मिलेनियम म्यूजियम से नहीं बल्कि तब चुराएंगे जब इन्हें एग्जीबिशन के लिए टोक्यो भेजा जा रहा होगा। इन हीरो को 5 सितंबर सन 2000 को लंदन से टोक्यो भेजा जाना था, जिसमें पहले ये म्यूजियम से लंदन पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया और फिर वहां से लंदन एयरपोर्ट, और इसीलिए पुलिस ने म्यूजियम से लेकर एयरपोर्ट तक हर रास्ते पर नजर रखनी शुरू कर दी और हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा था। साथ ही साथ पुलिस ने लंदन की हर नदी में अपनी पेट्रोलिंग बोट्स को छोड़ रखा था और पूरे म्यूजियम को 300 पुलिस वालों ने घेर लिया था, जिनमें से कुछ पुलिस वाले आने जाने वाले लोगों को भी चेक कर रहे थे, कुछ सिर्फ नजर रख रहे थे और कुछ पुलिस वाले हाथों में बंदूक लिए डोम की छत पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो लंदन पुलिस किसी जंग की तैयारी कर रही है। इसी दौरान 1 सितंबर को म्यूजियम के गार्ड्स उन हीरो को टोक्यो भेजने के लिए वहां से हटाते हैं और उनकी जगह उन हीरो के रेप्लिकास रख देते हैं। म्यूजियम से पुलिस हेडक्वार्टर के बीच एक टनल पड़ती थी जिसका नाम था ब्लैक वॉल टनल। ये टनल म्यूजियम को थेम्स नदी होते हुए लंदन से जोड़ती थी। पुलिस का मानना था कि हो ना हो चोर इसी टनल के आसपास चोरी करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो थेम्स नदी के रास्ते आसानी से वहां से भाग सके। अब जैसे ही वो टनल आने वाली थी, पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ चौकन्ना हो जाती है, मगर ना तो वहां वो चोर आते हैं और ना ही कोई चोरी होती है। अब पुलिस का जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो ये था कि आखिर इन चोरों ने चोरी करने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस चाहती थी कि वो जल्द से जल्द इन चोरों को रंगे हाथों पकड़ ले, क्योंकि इस ऑपरेशन में लंदन पुलिस के लाखों पाउंड्स खर्च हो चुके थे और अब तक उनके हाथ में एक भी चोर नहीं लगा था। पुलिस इस कश्मकश में एक थ्योरी पर पहुंचती है कि हो सकता है उनके ही डिपार्टमेंट का कोई पुलिस ऑफिसर इन चोरों से मिला हुआ हो और उसने इन चोरों को इस ऑपरेशन की खबर दे दी हो। सभी चोर उनके बिछाए हुए जाल से बच गए और इस चोरी को अंजाम नहीं दिया। अब पुलिस को लग ही रहा था कि उनका ऑपरेशन फेल हो चुका है कि तभी कैमरा सर्विलांस रूम में बैठे पुलिस वाले की नजर बैटसन और कोकरैम पर पड़ती है। वो दोनों हीरे के डिस्प्ले को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, इस बात से बेखबर कि ये हीरे रेप्लिका हैं और असली हीरे टोक्यो के एग्जीबिशन में भेजे जा चुके हैं। तभी पुलिस को अपनी थ्योरी गलत साबित होती हुई दिखाई देती है और उन्हें समझ आ जाता है कि उनका कोई भी पुलिस ऑफिसर चोरों से मिला हुआ नहीं है। अब पुलिस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि ये चोर म्यूजियम के अंदर ही हीरा चुराएंगे और उनके पास इन चोर को पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसी दौरान पुलिस के हाथ इस गैंग का 5वां और आखिरी चोर की पहचान लग जाती है। इस 5वें चोर का नाम था एल्डो करास, जिसकी उम्र 29 साल थी। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर रखे हुए थी वो था उन चोरों का भागने का रास्ता, जिसमें वो पानी के जरिए बोट में बैठकर भाग जाते थे। पुलिस को लग रहा था कि अगर वो सिर्फ बोट पर ही नजर रखेंगे तो वो चोर को आसानी से पकड़ लेंगे। पुलिस अभी तक बोट पर नजर रखे हुए थी कि तभी उनकी नजर एक जेसीबी ट्रक पर पड़ती है, जिसमें वो चोर कुछ मेंटेनेंस का काम करवा रहे थे। ये देखते ही पुलिस की परेशानी और बढ़ जाती है और तब उन्हें लगने लगता है कि चोर इस जेसीबी का इस्तेमाल चोरी में करेंगे, मगर कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। अब जैसे जैसे चोरों की तैयारी बढ़ते जा रही थी, पुलिस को लगने लगता है
कि अब चोरी कभी भी हो सकती है। और तभी 6 अक्टूबर की सुबह वो जेसीबी ट्रक टोंग फार्म से कोल यार्ड के लिए निकल जाता है, जो म्यूजियम से महज कुछ ही दूरी पर था। इधर टोक्यो की एग्जीबिशन भी खत्म हो चुकी थी और सभी असली हीरो को वापस म्यूजियम में ला दिया गया था। और तभी बोट और नदियों पर नजर रखने के दौरान पुलिस चोरों के मूवमेंट को पकड़ लेती है। पुलिस देखती है कि ये चोर म्यूजियम को उसी वक्त विजिट करते हैं जब थेम्स नदी में पानी में बहुत ही ऊंची लहरें उठती हैं और ये लहरों का सिलसिला आधे घंटे तक चलते रहता है। चोरों का ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि वो लोग ऊंची ऊंची लहरों का फायदा उठाकर अपनी बोट को आसानी से पानी में उतारकर भाग सकते हैं और किसी की भी नजर से बच सकते हैं। अब पुलिस इन हाई टाइड पैटर्न को स्टडी करना शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अगली हाई टाइड कब होने वाली है, क्योंकि उन्हें यह शक था कि हो ना हो चोर इन ऊंची लहरों का फायदा उठाकर ही भागेंगे। तब पुलिस इस थ्योरी पर पहुंचती है कि अगली हाई टाइड 6 नवंबर सुबह 9:30 बजे तक आएगी और ये वही वक्त होगा जब म्यूजियम विजिटर्स के लिए खुला होगा। इस बार पुलिस कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए पुलिस 6 नवंबर की रात 2 बजे से अपनी तैयारी शुरू कर देती है। पुलिस कमांडर्स अपनी पूरी पुलिस फोर्स को म्यूजियम के अंदर पहले ही तैयार तैनात खड़ा कर देती है। मगर इस बार कुछ पुलिस वाले फर्नीचर डिलीवरी ट्रक के अंदर छुपे थे और कुछ म्यूजियम के वर्कर्स का यूनिफॉर्म पहनकर वहां काम करने लगते हैं। कुछ क्लीनर्स बन जाते हैं और कुछ टूरिस्ट गाइड, और इसी तरीके से लगभग 150 पुलिस वाले उस पूरे म्यूजियम में फैल चुके थे। जो पुलिस ऑफिसर क्लीनर बने थे उन सब ने अपने हथियार गार्बेज बैग्स में छुपा रखे थे, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो फौरन इन हथियार का इस्तेमाल कर सके। पुलिस कमांडर्स अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ कैमरा सर्विलांस रूम में चला जाता है और पूरे म्यूजियम के चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगता है। अब पुलिस पूरी तरीके से उन चोरों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए तैयार थी कि तभी सुबह 6:30 बजे चोरी को अंजाम देने के लिए पहला कदम उठाया जाता है। सुबह 6:30 बजे वो जेसीबी ट्रक कोल यार्ड से निकलता है, क्योंकि पुलिस ने अपने 2 ऑफिसर पहले ही कोल यार्ड के बाहर तैनात खड़ा कर दिया था। इसीलिए जेसीबी ट्रक के निकलते ही पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट हो जाती है। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे पुलिस की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर गया। जेसीबी ट्रक अपने डोम म्यूजियम के पास पहुंच ही रहा था कि वहां एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक जाम में लग जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से वहां के लोकल पुलिस अपनी फ्लैश लाइट्स और सायरन बजाते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जिससे चोर बहुत घबरा जाते हैं और वो फौरन अपनी बोट को नदी के पास से हटा लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो आज इस चोरी को अंजाम नहीं देंगे। इधर लंदन पुलिस को भी इन चोरों को पकड़ने का सुनहरा मौका अपने हाथों से निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी लंदन पोर्ट अथॉरिटी, जो कि वहां की नदियों की देखरेख का काम करती है, पुलिस को बताती है कि अगले दिन नदी में आज से भी ज्यादा बड़ी हाई टाइड आने वाली है। अब पुलिस को लगने लगता है कि चोर कल जरूर इस चोरी को अंजाम देंगे और हाई टाइड की आड़ में नदी से भागने की कोशिश भी जरूर करेंगे। पुलिस को 2 बातें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। पहली ये कि इस ऑपरेशन की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और दूसरी वो अफवाहें जिसमें ये कहा जा रहा था कि इस ऑपरेशन की खबर मीडिया में लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा ऑपरेशन दांव पर था। पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ म्यूजियम, सर्विलांस रूम, कोल यार्ड और नदी में अपनी बोट्स के साथ तैनात थी। अगली सुबह जेसीबी ट्रक फिर से कोल यार्ड से निकलती है और डोम म्यूजियम की तरफ बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ बोट भी पानी में डोम म्यूजियम के किनारे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे पुलिस अपने सर्विलांस कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लेती है। इसी दौरान म्यूजियम के पास एक बच्चों से भरी बस वहां आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स फौरन वहां पहुंचकर चोरों के आने से पहले उस बस को वहां से हटवा देते हैं, और ठीक 9:33 पर वो चोर अपने जेसीबी ट्रक के साथ म्यूजियम पर ढाबा बोल देते हैं। वो अपने जेसीबी ट्रक से म्यूजियम के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं और फिर म्यूजियम की दीवार, जो कि हीरो के डिस्प्ले से बिल्कुल मिली हुई थी, उसे भी तोड़ते हुए बिल्कुल हीरो के करीब पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही
शिरोकी सबसे पहले स्मोक बॉम्ब्स फेंकने लगता है, जिसके दौरान धुआं धुआं हो जाता है और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी दौरान उनके गैंग के दो चोर हीरो के डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं और हथौड़े से उन ग्लास डिस्प्ले को तोड़ने लगते हैं जिसमें हीरे रखे हुए थे। ये वो सबूत था जिसका इंतजार पुलिस बेसब्री से कर रही थी और वो फौरन वहां पहुंचकर उन चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। वो चोर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि पुलिस पिछले 5 महीनों से उन पर नजर रखे हुए है और अचानक पुलिस के सामने आ जाने से वो चोर एकदम घबरा गए और चुपचाप सरेंडर कर दिया। इन 3 चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस ने ली वेनहम और टेरेंस मिलवैम को नदी के पास खड़ी बोट से गिरफ्तार कर लिया। इन चोरों को 1 साल जेल में रखने के बाद उनका कोर्ट ट्रायल की शुरुआत हुई, जहां कोकरैम ने ये बताया कि उसने इंडस्ट्रियल नेल गन्स का इस्तेमाल किया था उस ग्लास डिस्प्ले को तोड़ने के लिए। कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये कहा कि इन चोरों ने चोरी में किसी भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया है, मगर साथ ही साथ जेसीबी का इस्तेमाल करके म्यूजियम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और लंदन की सबसे बेशकीमती हीरे को चुराने की कोशिश की। कोर्ट ने रे वेटसन और विलियम कोकरैम को 18 साल की सजा सुनाई, एडेल सेरिको को 15 साल की और ली वेनहैम को 14 साल की और टेरेंस मिलमैन को 12 साल की, जिसमें टेरेंस मिलमैन की सजा के दौरान ही कैंसर से मौत हो गई। चोरों के पकड़े जाने के बाद अखबार में ये अफवाह छपी कि ये गैंग रशिया माफिया के लिए काम कर रहा था और ये हीरा चोरी करने के बाद माफिया के हाथों में जाने वाला था। हालांकि कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से ये आज भी बस एक अफवाह या फिर थ्योरी ही है। एक और बात थी जिसके बारे में पुलिस नहीं जानती थी और वो बात ये थी कि म्यूजियम के ओनर्स ने चोरी से पहले ही असली हीरो को नकली हीरो से बदल दिया था और अगर इस चोरी को चोर अंजाम दे भी देते तो भी उनके हाथों में कुछ नहीं लगता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर आप लोगों को इसी तरीके की जेल एस्केप, बैंक रॉबरीज की वीडियोस देखना पसंद है तो अभी क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। आप लोग इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो को और नए लोगों को दिखाए और जल्द से जल्द मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हों और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से हर हफ्ते एक और रोमांचक, नई और सच्ची कहानी लेकर आता रहूं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।